साथियों नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है कम्युनिकेशन से संबंधित शब्दावली या टर्मिनोलॉजी की। कम्युनिकेशन की दुनिया में किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनका अर्थ क्या होता है, इसी को हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत रेंज की, रेंज या परास की। तो रेंज या परास से तात्पर्य है कि किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम में अधिकतम वह दूरी जिस तक क्या किया जा सके, किसी भी सिग्नल को ट्रांसफर किया जा सके। यानी कोई सिग्नल जब संचारित होगा तो वो अधिकतम दूरी जहां तक वो संचारित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, उस कम्युनिकेशन मीडियम की परास कहलाता है, रेंज कहलाता है। यानी कोई कम्युनिकेशन मीडियम किसी सिग्नल को अधिकतम कितनी दूरी तक क्या कर सकता है, संचरित कर सकता है, वही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है या परास कहलाता है। अगला जो शब्द हमारे सामने है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का तात्पर्य होता है कि कोई भी उपकरण एक निश्चित आवृत्ति पर क्या करता है, कार्य करता है। और ये एक निश्चित आवृत्ति पॉइंट आवृत्ति नहीं होती, अपितु एक परास में होती है। किसमें होती है? परास। जैसे कोई उपकरण 100 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य कर सकता है, तो ये क्या हो गई, एक तरीके की परास हो गई। तो किसी भी उपकरण की वह आवृत्ति परास या वह निश्चित आवृत्ति जिस पर वह उपकरण कार्य करता है वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। यानी किसी भी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत सारी तरंगों का एक समूह होता है। इन तरंगों की समूह में से वे तरंगे या वे आवृत्ति जिन पर क्या करता है, कोई उपकरण कार्य कर सकता है या यंत्र कार्य कर सकता है, वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है या आवर्ती परास कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का तात्पर्य क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मध्य कम्युनिकेशन। आइए समझते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हम टेलीफोन पे या मोबाइल पर किसी से बात करते हैं, तो मान लो ए व्यक्ति बात कर रहा है तो वो बी व्यक्ति से क्या कर रहा है, मान लो बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन केवल किन लोगों के बीच में है, ए और बी के बीच में ही कम्युनिकेशन है। ए जो बोलेगा वो बी को सुनेगा, बी जो बोलेगा वो ए को सुनेगा। ऐसा नहीं कि सी डी ई नाम के और जो मोबाइल यूजर हैं वहां तक ये चीज पहुंचेगी। तो इस प्रकार जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है तो उस कम्युनिकेशन को बोल देते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और उसका उदाहरण है मोबाइल और टेलीफोन के माध्यम से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो इस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इसमें ट्रांसमीटर भी क्या होता है, एकल होता है, और रिसीवर भी क्या होता है, एकल होता है। यानी एक आदमी ए और बी के बीच में बात हो रही है तो ए जब क्या करता है, बोलता है, तो ये ट्रांसमीटर के रूप में क्या करता है, सिग्नल देता है। और बी क्या होता है, रिसीवर होता है। और जब बी बोलता है तो बी सेंडर होगा और ए रिसीवर होगा। तो ए की रिसीवर और ए की सेंडर के बीच में जब आपस में बात होती है तो उसे क्या कह देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कह देते हैं। और दूसरे प्रकार का कम्युनिकेशन है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, इसमें ट्रांसमीटर तो होता है एक, लेकिन रिसीवर होते हैं बहुत सारे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये इंटरनेट की कोई केबल आई है और इस इंटरनेट की केबल क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर रही है, मान लो क्या कर रही है, इंटरनेट प्रदान कर रही है। तो ट्रांसमीटर तो हो गया एक केबल, लेकिन रिसीवर हो गए बहुत सारे। इसी प्रकार माइक में यदि हम कोई चीज बोलते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को सुनाई देती है। तो ट्रांसमीटर तो हो गया एक, लेकिन रिसीवर क्या हो गए, बहुत सारे। टीवी पर कोई प्रसारण होता है तो प्रसारण तो क्या होता है, एक जगह से होता है, लेकिन सुनने वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं, इस प्रकार की कम्युनिकेशन को क्या बोल देते हैं, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन बोल देते हैं। आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अगला है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का तात्पर्य है कि डेटा का जो प्रसारण होता है या डेटा का जो संचार होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है। क्या होता है, एक ही दिशा में वो क्या होता है, संचरित होता है। जैसे रेडियो और टीवी का संचरण। रेडियो और टीवी में कोई प्रोग्राम आता है तो उस प्रोग्राम को हम सुन तो सकते हैं, यानी टीवी से वो केवल हमारे तक पहुंच रहा है, लेकिन हम उसको बोलकर वापस अपना संदेश नहीं पहुंचा सकते। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, जो सेंडर होता है वो डेटा को भेजता है और ये केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, दूसरी दिशा में वो डेटा नहीं जा सकता। इस प्रकार का होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। एक होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में डेटा एक जगह से, यानी एक उपकरण ए है, एक उपकरण बी है, इन दोनों के मध्य क्या होगा, डेटा
इस दिशा में भी चला जाएगा और डेटा इस दिशा में भी आ जाएगा, लेकिन पैरेलल नहीं। जब ए से बी की दिशा में डेटा जाएगा उस वक्त बी से ए की दिशा में डेटा नहीं आएगा, और जब बी से ए की दिशा में डेटा आएगा तब ए से बी की तरफ डेटा नहीं जाएगा। और इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है वॉकी टाकी के रूप में। वॉकी टाकी में हम देखते हैं जब भी क्या होता है, वॉकी टॉकी से कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है, उसके पास में आवाज पहुंचती है, उसी समय दूसरे व्यक्ति की आवाज उसके पास नहीं आती। जब वो क्या करता है, अपने ट्रांसमिशन मोड को ऑफ करता है, उस वक्त दूसरे की आवाज वहां तक पहुंचती है। यानी बोलना और सुनना एक साथ नहीं हो सकता, या तो बोल ही सकता है या सुन ही सकता है। वो क्या कहलाता है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। और एक होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसमें एक साथ दोनों कम्युनिकेशन चलते हैं, यानी ए से बी की तरफ भी क्या चलता है, डेटा चलता है, और उसी समय बी से ए की तरफ भी डेटा आ सकता है। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कह दिया जाता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कह दिया जाता है। तो ये थे संचार से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां, और शब्दावलियों को अभी हम देखते हैं। अगला शब्द है रिपीटर्स। क्या है, रिपीटर्स। तो आइए देखते हैं रिपीटर्स क्या होता है। अब देखिए, जब संचार क्या हो, लंबी दूरी पर करना हो, लंबी दूरी पर क्या करना हो, संचार ए और बी, मान लो इनके मध्य दूरी कई हजारों किलोमीटर है, इनके मध्य क्या करना हो, संचार करना हो, तो बीच बीच में हमें क्या लगाने पड़ते हैं, रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं, रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं। और इन रिपीटर्स का कार्य क्या होता है कि ए से बी के बीच में जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है उस समय जब भी सिग्नल कमजोर पड़े तो ये रिपीटर उस कमजोर सिग्नल को वापस क्या कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। यही काम होता है किसका, रिपीटर्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विचिंग की। क्या है, स्विचिंग। एक अन्य शब्द जो संचार से संबंधित है वो है स्विचिंग। और स्विचिंग के अंतर्गत क्या होता है, जब डेटा संचरण होता है उसके अंतर्गत एक अस्थायी मार्ग या रूट का क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है। तो यानी जब भी डेटा का संचरण हो और उस डेटा के संचरण में एक मार्ग को निश्चित कर लिया जाए अस्थायी रूप से, उसे क्या कह देते हैं, स्विचिंग कह देते हैं। यानी डेटा संचरण के मार्ग को निर्धारण करने को ही हम सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, स्विचिंग कह सकते हैं। और ये स्विचिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहले प्रकार होता है सर्किट स्विचिंग। क्या होता है, सर्किट स्विचिंग। और दूसरे प्रकार की स्विचिंग होती है पैकेट स्विचिंग। आइए देखते हैं दोनों में अंतर को। पहले हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग की। अब सर्किट स्विचिंग के अंतर्गत डेटा जो होता है वो एक पूर्व निर्धारित मार्ग होता है और उसी निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ता है। यानी डेटा का जो मार्ग निर्धारित कर दिया, जैसे डेटा का ये वाला मार्ग निर्धारित कर दिया, तो डेटा इसी मार्ग से क्या करता है, आगे बढ़ता हुआ दूसरे, इस ए उपकरण से बी उपकरण के पास में डेटा ये मार्ग निर्धारित कर दिया, तो इसी मार्ग से डेटा क्या होता है, पहुंचता है, अन्य मार्ग को ये नहीं अपनाता है। साथ ही साथ जिस मार्ग से ये गुजर गया, मान लो डेटा इस मार्ग से गुजर गया, तो दूसरे प्रकार के डेटा के लिए, मान लो डेटा ए का यहां से क्या हो गया, संचरण हो गया, अब डेटा बी, अन्य प्रकार का डेटा इस मार्ग से नहीं गुजर सकता। तो सर्किट स्विचिंग की विशेषता क्या होती है कि मार्ग क्या होता है, पूर्व निर्धारित होता है, उसी मार्ग से डेटा जाएगा, और जिस मार्ग से एक डेटा गुजर चुका, अब उस मार्ग से दूसरा डेटा नहीं गुजर सकता। यानी चैनल ने एक बार डेटा का ट्रांसफर कर दिया तो वो चैनल अब दूसरे डेटा के लिए उपलब्ध नहीं रहता। और इसका एग्जांपल है लैंडलाइन फोन पे जब हम बात करते हैं तो एक निश्चित मार्ग से डेटा पहुंचकर सेंडर और रिसीवर के बीच में पहुंचता है, उसी समय कोई दूसरा डेटा वहां से ट्रांसफर नहीं होता। यानी दो व्यक्तियों के बीच में जब बात हो रही है उस समय लैंडलाइन फोन में उस मार्ग से कोई अन्य डेटा नहीं गुजरेगा। ये किस प्रकार की हुई, सर्किट स्विचिंग का उदाहरण हुआ। दूसरा है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, पहले डेटा को क्या कर लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी के बीच में डेटा जाना है, तो अब ए से जो डेटा प्राप्त होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा। किसमें तोड़ लिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाएगा, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कह दिया जाता है, पैकेट्स कह दिया जाता है। अब ये हर पैकेट अपना अलग मार्ग अपनाता है। ये मान लो 1 नंबर के मार्ग से जा रहा है, ये 2 नंबर, ये 3 मार्ग, ये 4 नंबर का मार्ग क्या कर रहा है, अपना रहा है संचार माध्यम में। फिर जब ये बी के पास में पहुंचते हैं तो ये वापस से सारे क्या हो जाते हैं, वापस से जाकर क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। चारों वापस से संयुक्त हो गए और फिर बी के पास में पहुंच गए। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन जिसमें सारे डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ के फिर उनका संचरण किया जाता है और रिसीवर के पास जाकर पुनः ये क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। तो इसको क्या कह देते हैं, पैकेट स्विचिंग कह देते हैं। और जब यहां पर क्या होता है,
मान लो ये 1 नंबर के मार्ग से डेटा गुजरकर यहां पहुंच गया, तो अब ये 1 नंबर का मार्ग वापस दूसरे डेटा के संचरण के लिए खाली हो जाता है। यानी एक बार डेटा का संचरण होने के पश्चात भी जो चैनल होता है वो अन्य डेटा के लिए उपलब्ध रहता है, खाली रहता है। और इसका मुख्य उदाहरण है मोबाइल। क्या है? मोबाइल इसका क्या है? प्रमुख उदाहरण है। ये बात हुई किसकी? स्विचिंग की। स्विचिंग के अंतर्गत किया क्या जाता है? स्विचिंग के अंतर्गत एक अस्थायी मार्ग या रूट निर्धारित किया जाता है जिससे होकर डेटा गुजरेगा। यही क्या होती है? स्विचिंग। दो प्रकार हमने देख लिया, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। दोनों के दोनों में के मध्य अंतर क्या होता है उसे भी हमने डिटेल में समझ लिया। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है नेटवर्क। अब नेटवर्क, जैसा कि हमने जो हमारी प्रारंभिक क्लास थी कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित, उसमें हमने देखा था कि जब बहुत सारी युक्तियां या उपकरण आपस में जुड़ जाएं तो उसे ही क्या कह देते हैं? नेटवर्क कह देते हैं। यदि संचार के संदर्भ में या कम्युनिकेशन के संदर्भ में हम बात करें किसकी? नेटवर्क की, तो उसके अंतर्गत क्या होते हैं? बहुत सारे सेंडर और रिसीवर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो संचार के संदर्भ में क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। अब जितने भी सेंडर और रिसीवर इस कम्युनिकेशन मीडियम में आपस में जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। और इन नोड की आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था ही संचार के संदर्भ में क्या कहलाती है? नेटवर्क कहलाती है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं बहुत सारे जब सेंडर और रिसीवर एक माध्यम से जुड़ जाएं तो उसे हम क्या कह देते हैं? संचार के संदर्भ में क्या कह देते हैं? नेटवर्क कह देते हैं। अब नेक्स्ट जो शब्द है संचार के संदर्भ में वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का तात्पर्य है वो निश्चित नियम जिनके द्वारा सेंडर से रिसीवर की ओर डेटा आगे बढ़ता है। यानी सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा या सिग्नल बढ़ता है वो किन नियमों के द्वारा निर्धारित होता है, वही क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। और इस प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यदि प्रोटोकॉल नहीं होंगे तो एक सेंडर से भेजा हुआ डेटा जिस रिसीवर को भेजा है जरूरी नहीं है कि उसी रिसीवर तक पहुंचे, वो तो पता नहीं किस रिसीवर तक पहुंच जाएगा। इसलिए एक निश्चित स्थान को भेजा हुआ डेटा उस निश्चित स्थान पर ही पहुंचे, उसके लिए कुछ नियम निर्धारित करना जरूरी है। और संचरण के मामले में ये जो नियम होते हैं वही क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। और डेटा लॉस से इसके द्वारा बचा जाता है और गलत मार्ग पर डेटा ना चला जाए वो भी इसके द्वारा प्राप्त होता है। ये क्या था? प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल के प्रकार यदि हम देखें तो प्रोटोकॉल को मोटे तौर पर क्या कर सकते हैं हम? पांच तरीकों से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। पहला प्रोटोकॉल हो गया HTTP, जिसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरे प्रकार का प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा प्रोटोकॉल है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल की यदि बात करें तो वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनकी फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको इनको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, साथ ही साथ इनके कॉन्सेप्ट को भी हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसे IP भी कहा जाता है जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आइए सभी को समझते हैं एक एक करके कि ये आखिर होते क्या हैं, किस प्रकार के नियम ये होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब नियम, और क्या नियम होते हैं देखते हैं। सबसे पहले HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम का जो शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया। तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि HTTP जो शब्द दिया गया था वो शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया? वो टिम बर्नर ली के द्वारा प्रयोग किया गया। और चूंकि प्रोटोकॉल है तो क्या होगा? एक नियम होगा। और किस चीज का नियम होता है? ये नियम होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है वो मिले किसी भी व्यक्ति को। मान लो कोई भी यूजर होता है, कोई भी इंटरनेट का प्रयोग करता होता है, वो क्या करेगा? मान लो कोई चीज टाइप करे और उसको वही चीज मिले, वो कौन सा नियम निर्धारित करता है? HTTP निर्धारित करता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? वेब सर्वर पर हर डॉक्यूमेंट का एक निश्चित एड्रेस होता है और उस एड्रेस को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL बोला जाता है। और जब हम वेब सर्वर पर किसी निश्चित URL को टाइप करते हैं, जैसे आपने RPSC टाइप किया तो RPSC की साइट ही खुलेगी, UPSC या MPSC या UPPSC की साइट नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि वेब सर्वर पर RPSC का क्या बना हुआ है? एक निश्चित URL बनाया हुआ है। और ये URL क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये HTTP नियम ये कहते हैं कि जिस चीज को यूजर टाइप करे वही उसके सामने आए, और वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? URL के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और प्रत्येक URL सर्वर पर क्या होते हैं? सेव होते हैं।
और इनको सेव करने और प्राप्त होने के जो नियम होते हैं वही HTTP कहलाते हैं, और इनके द्वारा एक निश्चित डॉक्यूमेंट ही एक URL एड्रेस के अंतर्गत क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ये जो HTTP क्लाइंट का तात्पर्य होता है वेब ब्राउजर, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं। जैसे गूगल क्रोम, ये क्या हो गया, एक वेब ब्राउजर है, उसको क्या कह दिया जाता है, HTTP क्लाइंट कह दिया जाता है। और दूसरा होता है वेब सर्वर, क्या होता है, वेब सर्वर। तो एक तो हो गया वेब ब्राउजर और एक हो गया वेब सर्वर। वेब ब्राउजर का मतलब डेटा खोजने के लिए जो जो होता है, यानी जैसे गूगल, ठीक है। अब दूसरा होता है वेब सर्वर, गूगल से ये सर्च होता हुआ कहां जाएगा, सर्वर पे जाएगा। अब सर्वर देखेगा कि इससे संबंधित डॉक्यूमेंट कौन सा है और वही डॉक्यूमेंट वो उसको भेजता है। यानी HTTP के अंतर्गत HTTP क्लाइंट, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के मध्य एक समझौता या नियम निर्धारित होते हैं, और इन्हीं नियमों को हम HTTP के नाम से जानते हैं। इसी के साथ इसे क्या कहा जाता है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल या रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि क्लाइंट जो मांगेगा वही सर्वर द्वारा दिया जाएगा, जिस चीज की रिक्वेस्ट की जाएगी वही रिस्पॉन्स यदि दिया जाएगा तो उसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल कर देंगे। और यही तो होता है HTTP में, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, जो रिक्वेस्ट हमने दी वही रेस्पॉन्स हमें प्राप्त होता है, इसीलिए HTTP को क्या कह दिया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल या क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। ये था HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। HTTP यानी वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर पे जिस चीज की हम रिक्वेस्ट करेंगे वही रेस्पॉन्स के रूप में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि जो रिक्वेस्ट हम देंगे वो किसके पास में जाएगी, सर्वर के पास में जाएगी, और सर्वर वही चीज हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस मामले में क्या बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं। कौन से नियम, HTTP। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम से स्पष्ट है, ये फाइल्स के संबंध में कुछ नियम बने हुए हैं, यानी कि एक उपकरण से दूसरे उपकरण के बीच में यदि किसी फाइल को ट्रांसफर करना होता है तो जिस फाइल को ट्रांसफर करना हो वही फाइल ट्रांसफर हो, ये निश्चित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत कोई भी जो दो उपकरण हैं उनके मध्य जो डॉक्यूमेंट का स्थानांतरण किन नियमों के द्वारा होगा वो क्या होता है, निर्धारित किया जाता है, और इसे बोल दिया जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये भी नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई दो उपकरण पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट एक उपकरण, दूसरा पॉइंट दूसरा उपकरण, उनके मध्य जो डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित किया जाता है वो जिन नियमों के द्वारा स्थापित किया जाता है उसे क्या बोल देते हैं, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोडेम, मोडेम क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब मोडेम क्या जुड़ी होती है, दूसरी तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, एक तरफ तो कंप्यूटर से और दूसरी तरफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होता है। तो ये कनेक्शन किन नियमों के द्वारा निर्धारित होगा वो क्या कहलाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ये DSL मोडेम आपको दिखाई दे रहा है, ये यूजर हो गया, ये क्या हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, और ये इंटरनेट आपको दिख ही रहा है। तो मोडेम क्या हो गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है, कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा है। ये जिन नियमों के अंतर्गत होता है उसे क्या बोल देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोल देते हैं। नेक्स्ट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये भी आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, ईमेल एक उपकरण से दूसरे उपकरण, एक डिवाइस से या एक ईमेल एड्रेस से दूसरे ईमेल एड्रेस पर एक निश्चित ईमेल एड्रेस पर ही मेल प्राप्त हो या भेजी जाए, उससे संबंधित जो नियम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाते हैं। जैसे सेंडर ने मेल भेजा और SMTP के कारण ही क्या होगा, ये भेजा हुआ मेल एक निश्चित रिसीवर के पास में जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंडर जो है, सेंडर द्वारा जो मेल भेजा गया वो किसके पास में जाएगा, सर्वर के पास में जाएगा, सर्वर से ये इंटरनेट के पास, फिर वापस से रिसीवर के मेल सर्वर पे आएगा और रिसीवर के पास में। ये नियम ना होते तो ये सेंडर द्वारा भेजा गया मेल इस रिसीवर A के पास पहुंचने की जगह क्या हो सकता था, B के पास में भी जा सकता था, C के पास में भी जा सकता था, लेकिन एक निश्चित एड्रेस दिया गया है ईमेल का, और उस ईमेल एड्रेस की पहचान जो होती है इन नियमों के द्वारा ही होती है। ये था SMTP। अगले प्रकार का प्रोटोकॉल है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IPI से इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो प्रत्येक उपकरण होता है यानी कम्युनिकेशन मीडियम, या यूं कहें कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी जो उपकरण होता है
उसका एक निश्चित एड्रेस क्या होता है, निर्धारित किया जाता है, और उस निश्चित एड्रेस को ही हम क्या कहते देते हैं, आईपी एड्रेस कह देते हैं। और ये जिन नियमों के तहत किया जाता है उसे टीसीपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी के नाम से जानते हैं। और इस आईपी एड्रेस के कारण ही कम्युनिकेशन मीडियम में जुड़े हुए प्रत्येक उपकरण की एक पहचान क्या होती है, सुनिश्चित होती है, और संदेश एक उपकरण से उस निश्चित उपकरण तक ही पहुंचता है। तो ये था इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने संचार माध्यम से संबंधित अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को देखा, और संचार माध्यम के लिए या कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए वैश्विक रूप से कुछ नियम निर्धारित किए गए जिन्हें प्रोटोकॉल कहा गया है। उन प्रोटोकॉल के प्रकारों को भी हमने देखा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।